ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं बीजेपी की और बात संघ की, और दोनों के बीच जी तकरार हो रहा है, असहज हो गई है थोड़ी बातचीत, अटका हुआ है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, कोई सहमति नहीं बन पा रही है। यह चर्चा एक दो दिन नहीं, 2-3 महीने से लगातार, बल्कि मैं उससे ज्यादा लंबे समय से चल रही है। और एक और चर्चा, और बड़ी अहम चर्चा, राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट ही नहीं, पूरी गूंज सुनाई दे रही है। वो ये कि भाई 75 साल की एक समय सीमा जो बीजेपी ने तय की थी, वो अभी भी कायम है या नहीं है। और ये सवाल और जरूरी इसलिए हो जाता है कि हम बस अगस्त का महीना खत्म करने वाले हैं, और आने वाला जो महीना है सितंबर का महीना, इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने, आने वाले महीने में 75 साल के हो जाएंगे। तो वो मार्गदर्शक मंडल में जो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी को बिठा दिया गया था, संसदीय दल से हटा दिया गया था, क्या अब यहां भी तैयारी हो रही है? और कुछ इशारा भी किया था पिछले महीने 10 जुलाई को सरसंघ चालक मोहन भागवत ने, तो चर्चाएं बड़ी जोर पकड़ गई थी कि भाई रिश्तों में ऐसी तलखी भी आ गई है क्या कि सरसंघ चालक पहले इस्तीफा दे देंगे, फिर इस्तीफे का दबाव बन जाएगा। तो 3 दिन के लिए, पिछले 3 दिनों में, कल खत्म हुआ वो प्रवास, सरसंघ चालक दिल्ली में थे, और कल उन्होंने पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिज्ञासा समाधान, मेरे एक मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो कहते हैं वो अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कहिए, वो जिज्ञासा समाधान करेंगे सरसंघ चालक। जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, तो जिज्ञासाएं थी लोगों की, भाई 75 साल की दीवार है, कोई ऐसी दीवार? तो मोहन भागवत ने भागवत बूटी दी, जिससे 75 की दीवार टूटी दिखाई दी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं रिटायर हो जाऊंगा, या किसी के बारे में मैंने ऐसा नहीं कहा कि रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये सबको जो रिटायर किया था, और लंबी फेहरिस्त है, पूरी तफसील आपके सामने मैं रखने वाला हूं, वो किसके लिए, मतलब जिसे निकालना है, जिसे दूर करना है कर देंगे, अगर बने रहना है तो बने रहेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। क्या ये हो रही है गत बीजेपी में? और इसी से जुड़ जाता है सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब 3 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, और लगातार आप 2 बार अध्यक्ष नहीं बन सकते। 2003 में संशोधन आ गया था बीजेपी के संविधान में। अब 5 साल हो गए, 5 से ऊपर हो गए, जनवरी 2020 से हैं, 5.25 साल होने को आए जेपी नड्डा को अध्यक्ष बने हुए। तो नया अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है? पहले वही संगठन के चुनाव होने हैं प्रदेशों में, आधे से ज्यादा प्रदेश में पहले संगठन के चुनाव हों तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, वो भी हो गया है पूरा। तो कौन बनेगा अध्यक्ष? सरसंघ चालक कह रहे हैं हम होते तो अब तक तय कर चुके होते। अब इसके मतलब क्या है? अभी भी असहमति बनी हुई है, या बीजेपी ने नाम ही नहीं दिए तो संघ ऐतराज दर्ज कराए तो किस बात पर कराए? तो यहां पर गोल गोल बहुत सारी बातें घूम रही हैं, जलेबी नहीं इमरती बन रही है क्या? और स्वाद जो है वो मीठा नहीं, दरअसल थोड़ी खटास दिख रही है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और बीजेपी की, उनके रिश्तों की। प्रेरणा स्रोत है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। 100 साल पूरे कर रहा है,
पर क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ सही है? ऑल इज वेल? संघम शरणम गच्छामि। संघ की शरण में तो बीजेपी जाती दिखती है, लेकिन बीजेपी ने अब संघ की शरण में जाने से मना कर दिया है क्या? वो गुरेज होने लगा है क्या? पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं, 5.25 साल हो गए, नया अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है बीजेपी का, उस पर आता हूं। उन्होंने कहा कि अब हम सक्षम हो गए हैं, हमें जरूरत नहीं संघ की। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जरूरत होती थी, अब नहीं है। 240 पर अटक गई, 370 की ताल ठोक रही थी बीजेपी। संघ ने थोड़ा आईना दिखाया और संघ ड्राइवर सीट पे आता दिखा है पिछले साल के बाद, क्योंकि संघ सक्रिय हुआ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। और उम्मीद के विपरीत इन तीनों जगह बीजेपी जीतती दिखाई दी। माहौल कुछ और था, पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, सरकार बनाई। तो क्या संघ के हिसाब से ही बीजेपी चलेगी? यह सवाल पिछले कुछ महीनों से चल रहा था और इसमें जुड़ गया था सवाल बीजेपी अध्यक्ष का। भाई, संविधान कहता है 3 साल आप अध्यक्ष बनेंगे, लगातार 2 बार आप अध्यक्ष बन नहीं सकते। जनवरी 2020 में बन गए थे अध्यक्ष जेपी नड्डा, 3 साल का कार्यकाल था, 20 जनवरी 2023 तक। फिर कहा अरे नहीं, वो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, तो जून तक बढ़ा देते हैं, जून 2024। वो आई और चली गई। फिर नहीं जी, वो प्रदेश में संगठन चुनाव नहीं हुए, अब वो भी पूरे हो गए हैं। वो मई में खबरें आ रही थी ऑपरेशन सिंदूर हो गया जी, क्या करें? अब कहा जा रहा है अभी बिहार के चुनाव से ठीक पहले करेंगे, और उसमें पतंगबाजी बहुत हुई। हम नाम लेते नहीं हैं जब तक हमारे पास पक्की खबर नहीं होती, पर चल रही थी पतंगबाजी, फलाना दिकड़ा, इसका नाम, उसका नाम, और संघ नहीं मान रहा है, संघ की तरफ से ये नाम आ रहे हैं। ये सब चल ही रहा था कि इन सब के बीच 75 साल का भी जिक्र होने लगा। अब यहां ये दिलचस्प है, 75 साल की दीवार। आपको ध्यान होगा 2014 में एक वो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे और राजनाथ सिंह दोनों, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। दिशा दिखाएंगे ये बीजेपी की पौध को, अगली कड़ी के नेतृत्व को। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय दल से बाहर कर दिया गया कि बस अब हो गया जी आपका। और 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गवास हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी का। तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी, इनको टिकट ही नहीं दिया गया। लेकिन ये 2019 नहीं, उससे पहले ही शुरू हो गई थी प्रक्रिया। 2016 में आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने पद छोड़ दिया कि भाई 75 की उम्र पार कर ली। बाबूलाल गौड़ और सरताज सिंह ने इस्तीफा दे दिया मध्य प्रदेश में 2016 में। 2016 में नजमा हेपतुल्ला ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया कि भाई 75 पार हो गई। 2017 में कलराज मिश्र से इस्तीफा ले लिया गया, दे दिया कि भाई अब मैं 77 का हो गया। 2021 में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जबकि अगस्त 2017, अब गौर कीजिएगा तारीखों पर, अमित शाह उन्होंने कहा, और तब वो अध्यक्ष थे, ऐसा कोई फॉर्मूला, नियम या परंपरा नहीं है कि 75 के ऊपर के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। 2017 में कह रहे हैं, और 19 में जब आडवाणी, जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी के टिकट कटे, तो फरवरी 2019 में कह रहे हैं जो नेता 75 की उम्र को पार कर चुके हैं उन्हें किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं विनोद? अब यह सवाल मौजू क्यों हो गया था पिछले 2-3 महीनों से?
भाई अगले महीने सरसंघ चालक भी 75 साल के हो जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी। और पिछले महीने 10 जुलाई को नागपुर में ही सरसंघ चालक ने मोरोपंत पिंगले का उदाहरण दिया। वो 75 साल के पूरे हो गई थी, उनकी उम्र हो गई थी मोरोपंत पिंगले की। उनका सम्मान किया गया, शॉल वगैरह बाकायदा उनको उड़ाई गई। उन्होंने कहा अब मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया, संन्यास का समय आ गया। तो लोगों को लगा इशारा कर रहे हैं क्या, और ये इशारा किसके लिए? बीजेपी, और बीजेपी ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और क्या खुद इस्तीफा देकर, क्योंकि वो भी 75 के हो जाएंगे, फेयर कंप्लाई, एक अंग्रेजी बल्कि मैं कहूं फ्रेंच शब्द है, कि फिर दूसरा रास्ता किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये कयास लग रहे थे, लेकिन इस पर बूटी दे दी कल, भागवत बूटी, 75 की दीवार टूटी। कैसे, सुनिए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. तो अब कह रहे हैं मैंने तो नहीं कहा। बड़े मासूम नादान तरीके से और अंग्रेजी में बोल रहे हैं। थोड़ी इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। अब यकायक कुछ माहौल बदल गया, या थोड़ी सी ढील देने की कोशिश कर रहा है संघ। भाई आप ये तो नहीं भूले होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ कहा था संघ ने, कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। ये जून में 4 जून को नतीजे आए थे। मोहन भागवत का ज्ञान था। इंसान अपने आप को भगवान ना समझे। इंद्रेश कुमार ने कहा प्रभु का न्याय बड़ा सत्य है, जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकार आया उसको 240 सीट पर रोक दिया। तो अब ऑल इज वेल होने लगा है क्या? पर इसमें तो एक और पेंच अभी अटका हुआ है, और पेंच है अध्यक्ष पद का। अब तो आधे से ज्यादा प्रदेशों में संगठन के चुनाव भी हो गए। यह बात और है कि यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, ये बड़े राज्य हैं, बीजेपी के मजबूत किले हैं। यहां पर नहीं हुए संगठन के चुनाव। वो भूपेंद्र चौधरी अभी भी अध्यक्ष हैं, 2023 में कार्यकाल खत्म हो गया था उत्तर प्रदेश में। पर नया अध्यक्ष तो बन सकता है, पर बन क्यों नहीं पा रहा है? कि भाई संघ अड़ा हुआ है, संजय जोशी की वापसी होने वाली है क्या, संजय जोशी को खड़ा किया गया है क्या, कि अपना आदमी आए तो भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान या मनोहर लाल खट्टर, सबके नाम को आपस में काटा जा रहा है। तो इस पर भी ज्ञान दिया मोहन भागवत ने। क्या कहा, सुनिए। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। अब इसमें आखिरी लाइन, उस पर गौर करने की जरूरत है कि हमें फैसला करना होता, अब तक तो हो चुका होता। तो मतलब कहीं असहमति है, कहीं संशय है। संघ या संघ को नाम ही नहीं दिया गया अभी तक, तो संघ ऐतराज दर्ज कराए तो किस पर कराए? तो इतनी हीला हवाली, इतना विलंब क्यों हो रहा है? भाई चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी, संगठन मजबूत है। चुनाव आज तक कभी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, परिवारवाद वगैरह वगैरह आरोप लगाती रहती है बीजेपी, पर कोई जिसे चुन लिया गया, बीजेपी का आला कमान संघ बैठकर तय कर लिया, बस वही बनेगा, कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, शशि थरूर की तरह जो कांग्रेस में खड़े हुए थे।
तो कहानी क्या चल रही है संघ और बीजेपी में, इसी पर आज का सीधा सवाल। और सवाल क्या? भागवत बूटी, 75 की दीवार टूटी और संघ से मनमुटाव, अटका बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोहन प्रकाश, वो जुड़ेंगे। 4 वरिष्ठ पत्रकारों को आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। राकेश शुक्ला किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। संघम शरणम गच्छामि, इसका मैंने जिक्र किया, दरअसल ये किताब लिखी है विजय त्रिवेदी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हिंदू राष्ट्र संघ पर किताब लिखी है आशुतोष ने भी। सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं और संघ से जुड़े हैं, संघ विचारक हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इज द फॉरमोस्ट एक्सपर्ट एकेडमिक ऑन आरएसएस। राकेश सिन्हा मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो राकेश भाई, ये भागवत बूटी 75 की दीवार टूटी, पिछले महीने तक तो लग रहा था 75 की ये दीवार है, पिछले महीने क्या 11 साल से भाई मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को संसदीय दल से हटा दिया गया। अब कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? संदीप जी, आपने मुझसे पूछा है? जी जी राकेश जी। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि 3 दिनों के मोहन भागवत जी का स्पीच जो लगभग 240 मिनट का था, उसमें 55 सेकंड उन्होंने बिताया इस 75 साल वाले इशू पर। आप सभी मुद्दों को छोड़कर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे कुटुंब प्रबोधन, पूरी दुनिया परिवार के विग्रह से पश्चिम हो, पूरब हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, परेशान है। आज संघ ने यह इच्छा जताई, यह महत्वाकांक्षा जताई, जिसको मोहन भागवत जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि हम पूरी दुनिया में यह अभियान चलाएंगे। नहीं, दुनिया में चलाने से पहले अपने परिवार में ही चला लीजिए। परिवार में ये क्लेश खत्म हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कर लेंगे राकेश भाई, कर लेना आप, वो आपका काम है। पहले अपने घर की कलह तो मिटा लें। संदीप भाई, मैं बता देना चाहता हूं कि हर राजनीतिक दल के अपने डायनेमिक्स होते हैं। कल मोहन भागवत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, डीकॉन्टेक्चुअलाइज ऑफ द आरएसएस फ्रॉम पॉलिटिक्स। प्रचलित राजनीति के संदर्भ में जो संघ को देखा जा रहा था उससे अलग किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघ राजनीति में हस्तक्षेप करता है, वो उसको कहते हैं सॉफ्ट इंटरवेंशन। यह इसलिए करता है कि जहां जरूरत पड़ती है हम कंसल्टेशन देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि कब अध्यक्ष बनाए, कैसे बनाए, किसे बनाए। संघ उस पर सलाह देता है। ये मोहन भागवत जी ने नहीं, उस पर आते हैं, पहले 75 पर रहते हैं ना। भागवत बूटी, 75 की दीवार टूटी। पिछले महीने नागपुर में ही, गलत मैं कोट कर रहा हूं तो आप बताइएगा राकेश भाई, मोरोपंत पिंगले का उदाहरण दिया कि भाई 75वां उनकी वर्षगांठ थी, हम सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा अब तो मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। वो इशारा कर रहे थे ना, सरसंघ चालक देखिए इशारों में बात करते हैं, सीधे सीधे तो कभी बोलते नहीं। देखिए मोरोपंत पिंगले जी, अच्छा हुआ कि आपने उनकी चर्चा की। मोरोपंत पिंगले जी वह व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत में हिंदू पुनर्जागरण के लिए पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनके नामों को लोग जान रहे हैं। एकात्म यात्रा के पीछे उनका एक दृष्टि था, जो 80-81 के में एकात्म यात्रा निकला था। राम मंदिर के आंदोलन के प्रति उनकी दृष्टि थी। एक बहुत ही जिब्बट समाजसेवी संघ के अधिकारी थे। मोरोपंत पिंगले जी को जब 75 साल में वो घटना घटी, मोरोपंत पिंगले जी के बारे में मोहन जी ने कहा कि बहुत विटी थे, बहुत मजाकिया स्वभाव में बोलते थे। उन्होंने कहा आप मुझे सॉल नहीं दे रहे हैं, आप मुझे विदा कर रहे हैं। अब उनकी घटना को हर संदर्भ में भी देखना, दुनिया में कोई भी चीज़ सार्वभौमिक नहीं होती है। जो संयोग भी होता है ना, हुआ वही। राकेश भाई, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। ये 10 जुलाई को वो कहते हैं, और सितंबर का महीना 2 महीने दूर नहीं था। और सितंबर में ये भी एक और दिलचस्प संयोग है कि मोहन भागवत भी 75 साल के हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। देखिए, जो लोग संघ को जानते हैं, संघ के संविधान को जानते हैं, उसमें एक सरसंघ चालक, गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड होता है। और सरसंघ चालक का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है।
और एग्जीक्यूटिव पोजीशन सर कार्यवाह के पास होता है, माननीय सर कार्यवाह जो माननीय दत्तात्रेय होसबले जी हैं। जो मूल काम होता है दत्ता जी करते हैं। वो एक अभिभावक के रूप में सरसंघचालक काम करते। सरसंघचालक जब तक स्वयं इच्छा है, जब तक संघ की इच्छा है, जब तक वो स्वस्थ हैं, मानसिक और शारीरिक स्वस्थ हैं, वो संघ के सरसंघचालक रहते हैं, उनको बना रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तो क्या ये संघ की सहमति के बिना 2014 में मार्गदर्शक मंडल में डाला गया अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय दल से 2015 में हटा दिया गया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी के टिकट काट दिए गए 2019 में। अप्रैल 2019 में अमित शाह कह रहे हैं 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा का टिकट ना देने का फैसला पार्टी का था और पार्टी ने, जाहिर सी बात है, सहमति ली होगी आरएसएस की, या मैं कड़ियां गलत जोड़ रहा हूं? देखिए संदीप जी, मैं एक बता दूं, ये तो पार्टी बताएगी, लेकिन मैं एक चीज़ जो मैं एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में बोल रहा हूँ, उस वक्त इस वक्त में एक बुनियादी अंतर है। वो एक ऐसा काल था कि जनसंघ के दिनों के 1950 के दशक के राजनेता जिन्होंने जनसंघ को संबल दिया, इस आंदोलन को मजबूती दी, पार्टी को इस शिखर पर लाने का काम किया, लेकिन लंबे समय तक जिसको कहते हैं वे पार्टी में शीर्षस्थ पदों पर थे। उनकी आयु हो गई थी, तो यह पीढ़ी परिवर्तन, वो पीढ़ी परिवर्तन नहीं था, वो पोस्ट 75 या प्री 75 का परिवर्तन नहीं था, वह एक युग के बाद दूसरे युग के नेतृत्व को स्थान देना था। उस हर संदर्भ में पार्टी अलग अलग तरह से सोचती है, संदर्भ के अनुकूल निर्णय लिया जाता है। चाइना में डेंग जियापिंग 96 ईयर के थे, उन्होंने एक नई आर्थिक नीति दी, कहा, उन्होंने ही कहा था इट डज नॉट मैटर कैट इज ब्लैक और व्हाइट सो लॉन्ग इट कैचेस द माइस। और वो चाइना का बहुत अच्छा चाइना है, उदाहरण दिया राकेश भाई, और आपने संदर्भ होता है, ये बात आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक रखते हुए फिर 2024 में जाना चाहूंगा। 2024 में जब मोहन भागवत ने कहा जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है। नहीं आ पा रही संदीप जी, मैं तो अंदाज पे ही उत्तर दे रहा हूं। भाई पीसीआर आवाज ठीक कीजिए ना, अगर पूरी आवाज ना आए, जो संदर्भ में पूछ रहा हूं उन तक ना पहुंचे तो क्या मतलब है? जो मर्यादा, अभी आ रही है आवाज? मैं सभी उत्तर, हाँ अब थोड़ी आ रही है जी। हाँ, जो मर्यादा का पालन करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। कुछ ये कहा था ना मोहन भागवत ने, अहंकार की बात, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा। अब क्या सब कुछ अब वो संदर्भ ठीक हो गए क्या? ये उदाहरण पहले एक खलिश की बानगी दिखा रहे थे। देखिए मोहन भागवत जी ना एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। वो सुन लीजिए, वो अभिभावक से परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे, मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। नहीं, देखिए सुन लीजिए, जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। ना मेरा परिवार नहीं आता ना, आप जोड़ते रहिए, नहीं है भाई। राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। ना माने, बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी इस देश, सुन लीजिए, आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा, मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं, फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे। आप कहेंगे मानो, नहीं मानता भाई। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं नहीं मानता किसी को अभिभावक। अभिभावक सिर्फ पिता नहीं होता, मैं मानता ही नहीं भाई, नहीं मानता। ऐसे लोग जो समाज को प्रबोधन करते हैं अभिभावक होते हैं ना। महात्मा मेरे अभिभावक नहीं है। क्यों मानते हैं? तो मत मानिए कि मेरे दादाजी थे राष्ट्रपिता, नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे। मदर टेरेसा को तो मदर टेरेसा कहेंगे, आप मानते ही नहीं है। बापू को कहाँ मानते हैं आप? बापू मानते हैं, मदर टेरेसा को मदर बोलेंगे, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं क्या? पर हम विषयांतर हो रहे हैं ना, विषयांतर हो रहे हैं, नहीं चलेगा। अच्छा नहीं, पर वो संदर्भ की बात हो रही थी, वो संदर्भ, अब वो समस्याएं मिट गई 2024 की। उसी संदर्भ में तो ये 75 की बात भी कही जा रही थी कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, आपको भी देना पड़ेगा, यही दबाव तो हो रहा था। सुन लीजिए, जब मोहन भागवत जी किसी मंच पर पुस्तक का विमोचन करेंगे, मोहन भागवत जी किसी सभा में, मजदूर संघ की सभा में जाएंगे, विद्यार्थी सभा में आएंगे, आपके द्वारा आयोजित सभा में आएंगे, तो क्या वो राजनीतिक, वो तो मनुष्य की जो कुप्रवृत्तियां हो तो उस पर बोलेंगे, वो अहंकार पर बात बोलेंगे। तब इसको क्यों भारत के बीजेपी के नेताओं से जोड़ते हैं? अच्छा, बीजेपी के नेताओं से इंसान भगवान मानने लगा अपने आप को। भागवत जी बोलेंगे उसको बीजेपी के नेताओं से जोड़ देना, ये
इंद्रेश कुमार ने तो अरे कहा भाई, जिस तो पार्टी ये ने तो भक्ति की सीजर लेकिन यही मानता अहंकार था। आया, हिटलर- उसको 240 सीजर पर यही रोक मानता दिया। था, हिटलर यही मानता इंद्रेश था। कुमार ने तो बाकायदा 240 का आंकड़ा भी कोट किया, तो बीजेपी की बात हो रही थी ना। देखिए मैं संदीप जी, चूंकि आप बहुत पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं और इतिहास के छात्र हैं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं मोहन भागवत जी के 3 दिनों के विमर्श को हम उसी घिसी पिटे सिक्के की तरह उपयोग ना करें जो ये डिबेट हम 10 बार कर चुके हैं आपके साथ। आज 3 दिन का विमर्श, यही मार्टिन लूथर किंग जूनियर कुछ बोलता है तो पूरा अमेरिका उसको प्रोजेक्ट करता है, नेल्सन मंडेला बोलेगा तो पूरा दुनिया उसको प्रोजेक्ट। भारत का कोई राजनेता कोई अच्छी बात बोलता है तो उसको हम नरेंद्र मोदी जी के कटघरे में ले जाते हैं, हम अमित शाह जी के पास ले जाते हैं, नहीं, हम अभी सोनिया आपने गांधी के पास ले राजनेता जाते कह हैं। दिया ये मोहन भागवत को। प्रवृत्ति ठीक नहीं है। देखिए स्टेट्समैन, पॉलिटिकल लीडर और स्टेट्समैन बोल दीजिए, अब राजनेता बोलेंगे तो मतलब राजनीति करते हैं, तो राजनीति में अगला सवाल आ जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब कह रहे हैं नहीं, हमसे कोई सलाह मांगता है तो दे देते हैं। नीतियों के लिए, राष्ट्र के सरोकार के लिए जीता है। नहीं, सलाह कोई मांगता है तो हम दे देते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सलाह नहीं मांग रही बीजेपी, या अभी नाम ही तय नहीं हुआ? ये 5.25 साल चले जा रहा है, ये तो आपके संविधान के खिलाफ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, इसलिए इसका अध्यक्ष कौन होगा इसमें रुचि लेना स्वाभाविक है। और उन लोगों का भी स्वाभाविक है जो वामपंथी भी हैं, दक्षिणपंथी भी हैं, बीजेपी के नहीं हैं। और जैसे कांग्रेस पार्टी का 1950 के दशक में कौन अध्यक्ष होगा, ये जनसंघ और सोशलिस्टों की चर्चा का विषय बनता था। ये पार्टी के अधिपत्य हुआ है और पार्टी अपने संदर्भ के अनुसार निर्णय लेगी। पार्टी विचार करती है, पार्टी के पास इंस्टीट्यूशंस है, वर्किंग कमेटी है, पार्टी के पास कोर ग्रुप है। वो कोर ग्रुप वर्किंग कमेटी जो निर्णय करेगा वो होगा। इसमें कितना टाइम हो गया? 5.25 साल हो गए। 20 जनवरी 2023 को कार्यकाल खत्म हो गया था, चलो 1.5 साल बढ़ाया, फिर 1 साल और बढ़ाया। दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई दिक्कत तो है ना? तो नहीं, पार्टी में अध्यक्ष की व्यवस्था है, पार्टी में संस्थाएं काम कर रही हैं, वन मैन वन पोस्ट की भी व्यवस्था है। उसके लिए वो केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप कांग्रेस को तो टांग देते हैं इस बात पर, मुझे लगता है, और आपका चले जा रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। क्योंकि जी इतने परेशान, संदीप जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं यदि नड्डा जी के पास 3 पद है? नहीं है, क्योंकि आपके मूल सिद्धांत तो आपकी विचारधारा के खिलाफ है। वन मैन वन पोस्ट है आपकी विचारधारा। देखिए आप तो इसकी ताल ठोकते हैं। आपको बता दूं कि आपको बता दूं कि ये जेपी नड्डा जी वो अध्यक्ष बने हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में टूटे हुए स्कूटर पर 12-12, 1-1 बजे रात तक घूमते थे। इस पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज और किरोड़ीमल के कॉलेज के छात्रावास में जाके चूड़ा और मुरही खाते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कीजिए। अच्छा। एक बात को लेकर पूरी पार्टी को डिवैल्यू कर देना, पार्टी की प्रक्रिया को डिवैल्यू करना, ये भारत नहीं, वन मैन वन पोस्ट। और अब तो संगठन चुनाव हो गए, तो फिर कहां पेच कहां है? देखिए पेच कहाँ है मैं बता दे रहा हूँ। पेच यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वो चुनौती अध्यक्ष नड्डा जी रहें कि कल संदीप जी बन जाएं कि कोई और बन जाए, ये पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि पार्टी में ये महत्वपूर्ण है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि पार्टी एक कलेक्टिविज्म के आधार पर चलती है, कोर ग्रुप के आधार पर चलती है, कार्य समिति के आधार पर चलती है। पार्टी में शीर्षस्थ नेतृत्व हर 2 आदमियों के हिसाब से कंसल्टेशन के साथ करते हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टी में कौन कह दिया 2 आदमी के अनुसार चलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना कंसल्टेशन करते हैं, भारत की राजनीति में कोई राजनेता इतना कंसल्टेशन नहीं करता है। जितनी क्रिटिकल आप उनके पास जाइए, उनकी प्रशंसा करके आइए, और दोबारा आपको नहीं बुलाएंगे। आप जाकर क्रिटिकल राय दीजिए पॉलिसीज के बारे में। मोहन भागवत तो कह रहे हैं हमारे पास होता अब तक हम तय कर लेते, ये तय नहीं कर पा रहे, इसका मतलब संवाद तो हो ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं संवाद होता है। मोहन भागवत जी ने जो मैंने एक शब्द कहा, संदीप जी मैंने एक शब्द कहा जो शब्द आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग की मैं सम्मान करता हूँ। डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग द आरएसएस फ्रॉम करंट पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को के आईने में संघ को देखना, संघ को छोटा करना है। संघ के तो लाल किले की प्राचीर से जो पहली बार भूरी भूरी प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको मैं डीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग द बीजेपी फ्रॉम द आरएसएस फ्रॉम पॉलिटिक्स कैसे मान लूं? उसमें तो विरोधाभास है। 11 साल के अपने कभी भी कार्यकाल में लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के बारे में तो नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, 11 साल में
हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन सरल और सुबोध सवाल है। 11 साल में पहली बार संघ 100 साल का हुआ है। यदि 100 साल का 11 बार होता तो 11 बार बोलते हैं। अच्छा। जिसका जन्मदिन जब आता है तभी तो उसको जन्मदिन की बधाई देते चलिए, हैं। जन्मदिन अब आया कोई है। कहेगा, साल भर आपने बधाई नहीं दी, इसी ठीक तारीख है, को क्यों दी? तो जन्मदिन आया, अभी बधाई दी जा रही है, या जितना सरल बता रहे हैं राकेश सिन्हा, राकेश भाई आप ही के नेम से एक हैं, इतना ही सरल है सब कुछ, या यहाँ कहानी कुछ बयां की जा रही है बाकायदा? देखिए, रिटायरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण तो श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने 1977 में पेश किया था। 60 साल के थे और रिटायर हो गए। जब वो 60 साल के थे और उन्होंने मंत्रिमंडल का मंत्री पद स्वीकार नहीं किया था। और नानाजी देशमुख जनसंघ के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जनसंघ के अंदर जो गैर वैचारिक पार्टियां हैं उनके बीच में गठबंधन का सिलसिला शुरू किया। चित्रकूट जाकर बस गए? नहीं, सिलसिला शुरू किया 1967 में। और 1967 में जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई वो आज भी भारत में फल फूल रही है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। तो नानाजी देशमुख ने 60 साल की आयु में अपने आप को राजनीति से अलग किया और सामाजिक कार्य से जुड़ गए। एक छोटा सा प्रसंग कोई सुना रहा था, उन्होंने बताया कि जब 60 साल की आयु में वो रिटायर हुए तो लखनऊ में लाल कृष्ण आडवाणी जी से उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि लाल जी, 60 साल में व्यक्ति को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए था। और कहते हैं कि उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी कई साल तक उनसे नाराज रहे इस बात को लेकर और बातचीत भी बंद रही। हाँ। रिटायरमेंट की जहाँ तक बात है तो ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में इसकी वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में उल्लेखित है कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो गया था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 10 में ये जरूर उल्लेखित है कि राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी 3 साल बाद स्वतः भंग हो जाएगी। ये धारा 10 में है। धारा 21 में उल्लेख है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 3 साल के बाद पुनः चुना जाएगा। ये उल्लेखित बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के संविधान में। और वही व्यक्ति दोबारा नहीं आ सकता, ये 2003 में संशोधन हो गया। संशोधन हुआ, पहले जो हुआ कि अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, वो 6 साल रहे, पर बाद में ये क्रम बदल दिया गया था। उसमें ये उल्लेख है कि दोबारा चुना जाएगा। हाँ। 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये उल्लेखित है कि उसका पुनः चुनाव होगा, तब उसको 3 साल का कार्यकाल मिलेगा। अब 75 साल की आयु को लेकर जो चल रहा है, ठीक है, उसकी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन ये नहीं, वो अनायास ही निकला था। 75 के हो रहे हैं सितंबर में मोहन भागवत, 75 के हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जुलाई में मोरोपंत पिंगले का वो उदाहरण देते हैं, ये संयोग ही है बस। देखिए, संघ प्रमुख इतना मासूम तो नहीं हूं। मोहन भागवत जी संघ प्रमुख है और उनकी वाणी कभी भी अनायास नहीं होती। हाँ, क्योंकि पूरी गिनती तो नहीं पता, पर 150 से ज़्यादा अनुसांगिक संगठन का पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो 150 से ज़्यादा अनुसांगिक संगठन मोहन भागवत जी के शब्दों पे चलता है। ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। इसीलिए अब तो मोहन जी के कार्यकाल में जरूर संबोधन कई होने लगे, पर पहले ये होता था कि मूल संबोधन दशहरा पे होता था और वो पूरे 1 साल के, कहना चाहिए कि रूपरेखा, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, संघ की तरफ से प्रस्तुत किया जाता था अपने अनुसांगिक संगठनों के लिए। अब ठीक है, थोड़ा सा लिबरल हो गए मोहन जी, बीच में कई संबोधन होते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया भी आ गया, तो उसके चलते उनके अलग अलग कहना, मैं तो रिटायर नहीं होने वाला हूं, ना किसी के बारे में मैंने कहा था। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, एक बात संभल गई, बीच में बिगड़ी हुई थी। नहीं, मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया है और उस हार्ड को सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने 100वें वर्ष का जो उनका कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, उसको उन्होंने सॉफ्ट किया है। लेकिन कुछ चीज़ों पे आज भी वो हार्ड है, जिनका उल्लेख आपने नहीं, पर इसमें विरोधाभास एड्रेस हो रहा है कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया, संसदीय दल से बाहर कर दिया। वही 75 की सीमा आप अप्रैल 2019 तक कह रहे थे हम टिकट नहीं देंगे, सबके टिकट काट दिए, और अब मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू, जैसा हम कहेंगे वैसे ही चलेगा। मुझे मध्य प्रदेश, इसमें कोई आपको निरंतरता दिखाई दे रही है? मुझे जो याद है वो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले का। मध्य प्रदेश में जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले एक जरूर
रेखा तय की गई कि जो 75 साल की आयु पूरा कर चुके हैं उनको सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। तो जब अलग नहीं हुए तो उनको अलग किया गया। उनके दो नाम आपने जिक्र किया है, बाबूलाल गौर जी का और सरताज जी का। और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो अपने क्षेत्र पे जिसे हटाना होता है। बीएस येदियुरप्पा को 2021 में, 2020 में फिर कुछ सफाई आई थी, 2021 में फिर हटा दिया उन्हें कि जी आप 78 के हो गए, हटिए, 75 की सीमा है, वो दीवार है। लेकिन दो नाम मैं और लूंगा। एक सतना लोकसभा क्षेत्र में बड़ैगांव विधानसभा सीट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति थी चुनाव जीतने के लिए। तो वहाँ 80 साल से ऊपर के थे जुगल किशोर बागरी जी, और उनको टिकट दिया गया। वो जीते, बीमार व्यक्ति थे, चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के निर्देश पे वो चुनाव लड़े और वहाँ मध्यावधि चुनाव हुआ। मतलब लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव नहीं जीत पाते गांधीनगर से 2019। दूसरा उदाहरण है आपके कानपुर के पूर्व सांसद पचौरी जी, वो भी 80 पार कर चुके थे। पिक एंड चूज हो रही है ना। नहीं, लेकिन आडवाणी जी और जोशी जी के बारे में ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है उनको इसलिए मार्गदर्शक मंडल में डाला गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। तो ये सोचा गया होगा कि ये दोनों बड़े वरिष्ठ नेता, कुमार, सुमित्रा महाजन, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए इनको उनके चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल आतुर थी, उत्सुक थी। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। एकदम सही है। और सुमित्रा ताई से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और ये घोषणा कराई गई कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी इंदौर में। मोहन बाबू, बड़ा जाम में फंसे हैं आज आप, वहाँ जाम में फंसे, बहुत परेशान। ये राजनीतिक जाम जो लगा हुआ है बीजेपी और ऑफिस नया हो गया है, मैं उसी हिसाब से था जी। तो ये जो यहाँ राजनीतिक जाम लगा हुआ है, संघ और बीजेपी के संबंधों में जाम लगा हुआ है या सब कुछ स्मूथ चल रहा है? एक्सप्रेसवे पर गाड़ी दौड़ रही है। संघ और भाजपा की कठिनाई अलग है। वो वेटनरी डॉक्टर से, पशु डॉक्टर से इंसानों का इलाज कराना चाहते हैं। अब आप हिटिंग बिलो द बेल्ट कर रहे हैं। अब कोई वेटनरी डॉक्टर है तो है नहीं। सुन तो बताइए क्यों। बताएं क्यों। क्योंकि इनकी कथनी और करनी में हमेशा विरोध रहता है। देश सेवा का, राष्ट्र का ये सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, लेकिन अपने लिए इनको कोई इनकी सीमाएं नहीं हैं। जैसे अपने ऊपर कोई बंधन नहीं, कोई ना राष्ट्र सेवा या राष्ट्र प्रेम उसका अपने ऊपर नहीं है, दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं। आजादी के बाद इन्होंने 2001 तक अपने संघ के दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया। इनके तीसरे नंबर के शायद हैं इंद्रेश जी, उन्होंने भी कुछ वर्ष पहले, मैंने मुझे स्मृति है कि कलकत्ता में बयान दिया था कि 15 अगस्त विभाजन दिवस है, न कि स्वतंत्रता दिवस है। और अब चूंकि उसको वो अच्छा, अब मुझे आपको भी देखा होगा सोशल मीडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेज सरकार का आ रहा है इनके लिए एक प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्या है? उसमें प्रशंसा है इनकी। तो आजादी की लड़ाई में जब हिंदुस्तान, आजादी की लड़ाई में जब देश प्रेम का मौका था तब ये अंग्रेज के साथ थे, और आज जब आजाद हुआ तो ये कहे कि आजादी ठीक नहीं है। ये बातें आप कई बार बता चुके हैं, पर इसमें देखिए अध्यक्ष पद उनका तो वो 5.25 साल हुआ है। परिप्रेक्ष्य में 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, कब तक बनी रही? 18 साल, 19 साल। हमारे यहाँ ये बंधन नहीं है। जो 75 की उम्र की सीमा कर रहे हैं आडवाणी के लिए, आडवाणी जी के लिए और उनके मुरली मनोहर जोशी के लिए, वो फिर दूसरे पर क्यों नहीं लागू होगी? और मोहन भागवत जी का तो क्या है, इनके घर परिवार की बात आप उसमें सुलझा लेंगे। गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज करो। Z+ सूचना वो क्या सिक्योरिटी लेके भी चलेंगे, हर राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे और हम कहेंगे कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश प्रेम की अगर बात है तो देश के अंदर जितने ड्रग पकड़े गए हैं उनमें सबसे 65% अडानी के पोर्ट पर पकड़े गए। क्या एक शब्द भी आज तक मोहन भागवत ने इस देश के नौजवानों की बेरोजगारी के लिए कहा, महंगाई के लिए कहा, स्वदेशी के लिए कह रहे हैं? स्वदेशी के लिए घर का खाना खाओ, पिज्जा मत खाओ, नींबू पानी पियो, कोका कोला और स्प्राइट मत पियो। वो तो कहते हैं कि पकौड़ा बनाओ, वो गोबर की गैस, क्या नाले की गैस से जो है चूल्हा जलाओ। वो क्या है, ये पीछे देखो लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर क्या कभी, या इंसानों की जो समस्याएं हैं
आम भारत के नागरिक की जो समस्या है उसके बारे में कभी मोहन भागवत जी बोले? करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए नहीं, आप पहले बड़े अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी हो रही है, क्या कभी कोई ऑडिट होता है? विपक्षी खेमे में एक उत्साह था कि भाई ये तो आपस में भिड़ गए आरएसएस और संघ, ये तो फिर से साथ हो गए। ना 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 ना, ये अब पूरब में एक किस्सा है कि चला चरे की बेला हो तो हूँ चरा और हमहू चरी, ये चल रहे हैं पूरे देश को संघ के नाम पर, और उधर भाजपा और सरकार। देखिए, मोदी और शाह को नेता बनाकर संघ और भाजपा दोनों ने शेर की सवारी कर ली है। अब उसको मोहन भागवत कंट्रोल और कर सब पाएंगे? कुछ आप गांधी नेहरू परिवार के सहारे रहकर आप किसकी सवारी कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास तो अध्यक्ष कौन है? नेहरू परिवार या गांधी परिवार का बताइए कब कोई सरकार में है? कितने वर्षों से? 89 से तो कोई सरकार में है नहीं। और पार्टी के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। और श्रीमती सोनिया गांधी का भी सवाल है तो उन्होंने इस पूरे देश को नेतृत्व दिया है, न कि खाली कांग्रेस पार्टी। आप रिमोट कंट्रोल करते थे, ये थोड़ा सा निर्देश देते हैं। कौन? सरसंघ कोई नहीं। देखिए, ये एक मिथ है। अभी आप देखिए क्या इनकी पतन की पराकाष्ठा है। अपने ही संगठन के, चूंकि राहुल गांधी के विरोध का जो सवाल है वोट चोरी का, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने ही संगठन के एक आदमी से दूर से अपनी मां को गाली दिलवा दिया ताकि उनको आलोचना की जा सके। इतनी नहीं, पतन अब की वो एक नया पराकाष्ठा विवाद आज हो गई जाएगा, है। अभी मैं उसमें नहीं घुसना चाह रहा हूं, लेकिन ये इनका चरित्र बता रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से आज जो इंसानों को जान से मार दिया जा रहा है, इंसानियत के नाम पर भी मोहन भागवत या संघ एक शब्द भी बोल रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि उनको प्रोत्साहित कर रहा है। जो देश की समस्याएं हैं उन पर उनका ध्यान नहीं है। वो खाली अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहे हैं अरबों रुपयों की। वो कहां से बात आपने कह दी मोहन बाबू। अब विजय भाई, संगम शरणम गच्छामि किताब का टाइटल भी था आपकी, तो संगम शरणम गच्छामि हो गई, बीजेपी थोड़ी सुधर गई, अहंकार की बात बता दी, इंसान भगवान बन रहा है, थोड़ा 75 की वो एक कमजोर नब्ज, दुखती नब्ज भी छेड़ दी, तो सब कुछ सुलह हो गई है, सब कुछ फिर से ठीक हो गया है, या अभी पिक्चर बाकी है? डिकोड करने की जरूरत है इन दोनों बयानों को। देखिए संदीप भाई, जो मोहन भागवत जी सरसंघ चालक हैं, उन्होंने 2-3 बातें कही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 75 वाली बात करते हैं। एक तो राकेश भाई ने पहले ही कहा कि जो सरसंघ चालक हैं वो अनायास नहीं बोलते। फिर सरसंघ चालक ने जब अपना व्याख्यान शुरू किया तो बोले मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जो पूरा हाईकमान है संघ का वो जो तय करता है, प्रतिनिधि सभा तय करती है, वो मैं बोलता हूँ। समझे? तो ये और मसला गंभीर है। समझ रहे हैं आप बात? सरसंघ चालक ने व्याख्यान माला के पहले दिन कहा कि मैं जो बोलता हूं वो मैं नहीं बोलता, जो सब कुछ तय होता है वो मैं बोलता हूं। मुझे कहा गया कि भाई ये बोलना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये व्याख्यान देना है, तो ये बोलना है। अब उसने मोरोपंत पिंगले साहब की बात आ गई, उस पर चर्चा हो गई, नागपुर में ये बात कही गई, कार्यक्रम में कही गई। तो एक मैं ये कहता हूँ इसको दूसरे तरीके से कि मोरोपंत पिंगले जी ने जो बात कही वो एक आदर्श है। मोरोपंत पिंगले संघ के बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा काम किया उन्होंने संगठन में, उनकी बड़ी सम्मान रही है। तो जो मोरोपंत पिंगले ने आदर्श रखा, क्या उसे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं माना तो गया ना। पिछले 11 सालों में बड़े बड़े दिग्गजों को से ऊपर वो बर्फ में लगा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नहीं तो आज भी अब बस्ता गर्म क्यों किया जा रहा है, ठंडे बस्ते को भूला क्यों जा रहा है? अभी जब मोहन भागवत जी ने कहा, नहीं तो वो बाद में जब ये जुलाई में बात कही गई तो वो उसका मकसद वही था कि जो आदर्श रखा गया उस पर कुछ काम होना चाहिए। ठीक है, अब बात हुई कि ये तो ब्रांड वैल्यू का मसला है ना, हर चीज़ में कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपवाद है। नरेंद्र मोदी जी अपवाद इस दृष्टि से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू हुआ है, उनकी वजह से सरकार है, उनकी वजह से 3 बार चुने गए हैं, तो उस मसले पर बात नहीं होगी। इसलिए ये कहा जा सकता है, बहुत सारे आपने कम लोगों के नाम गिनाए, मैं आपको और 25 नाम गिना सकता हूँ जिनको 75 साल की उम्र में विदा कर दिया गया। कुछ को राजभवन भी भेज दिया गया, कलराज जी हैं, नजमा जी हैं, संतोष गंगवार हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास 25 नाम और होंगे। तो अब वहाँ पर बात नहीं हुई। बाद में ये बात समझ में आई कि भाई दोनों लोग हैं, यदि मान लीजिए मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ,
तो भी उसके रिपरकशंस बहुत सारे होते ना। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी था कि इस ब्रांड वैल्यू को विवाद में नहीं डालने के लिए वो खुद कहे कि न तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, न मैंने किसी को रिटायर होने के लिए कहा गया। मुझे लगता है ये रीथिंक है, इसमें कोई रीथिंक है ना, रीथिंक करना भी क्या बुरी बात होती है? ना ना, कोई बुरी बात नहीं है आशुतोष। रीथिंक मेरे तो हो हिसाब से, जाता है क्योंकि कि रीथिंक कर लिया तो मतलब पहले कलह थी, कलह सुलझ गई है क्या? और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला कि नहीं हम तो तय कर लेते, हमें फैसला लेना होता, तो कह क्या रहे हैं दरअसल मोहन भागवत? संदीप, इस पूरे मसले पे जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उसके बिताब से मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में एक सीज फायर होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। सीज फायर इसलिए होता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने आरएसएस की तारीफ की, तो एक तरीके से उन्होंने सीज फायर के संकेत दिए। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने भी कहा भाई मैंने कब कहा कि 75 साल के ऊपर रिटायरमेंट हो रहा है, इधर से भी संकेत का जवाब दिया गया। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। झगड़ा किस बात को लेकर है? झगड़ा इस बात को लेकर यह है क्या भारतीय जनता पार्टी कल्ट ऑफ पर्सनालिटी पे चलेगी या कलेक्टिव लीडरशिप पे चलेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या वो ऐसे लोगों को चुनेगी जो अपने बल पे चुनाव नहीं जितवा सकते? नहीं, अभी जैसे विजय की किताब का नाम, आशुतोष सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, संगम शरणम गच्छामी है कि बीजेपी शरण में जाएगी संघ की, पर यहां संगम शरणम गच्छामी की जगह बीजेपी शरणम गच्छामी, बीजेपी की शरण में जाना पड़ रहा है क्या संघ को? संघ उनकी बात मान रहा है क्या? नहीं, अगर ऐसा होना होता तो फिर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव तो दिसंबर 2023 में हो गया होता। और क्योंकि 1.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई, वो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे पावरफुल लीडर्स की वजह से, तो इसका मतलब यह है कि कहीं किसी ने अपना अंगद का पैर अड़ा दिया था। अंगद ने अब यह तय कर लिया कि ठीक है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति पे यह सहमति हो गई है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसलिए दोनों तरफ से अब सफेद रुमाल दिखाया जा रहा है कि भाई अब सीज फायर हो गया, अब चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, पता नहीं क्यों लोग यो कहते हैं कि बीजेपी संघम शरणम से गच्छामी है या संघ बीजेपी शरणम गच्छामी है। ये सब बिल्कुल मिथ्या है। हकीकत क्या है? सब कुछ संघ है और संघ के अलावा कुछ नहीं है। न बीजेपी संघ है। अमरेश कुमार सिंह हमारे दर्शक हैं, गाजीपुर आप ही के इलाके के हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी में वन मैन शो चल रहा है जिससे संघ भी बेचैन हो रहा है। बेचैनी भी देखते हैं क्या आप इसमें? देखिए, बेचैनी तो निश्चित तौर पर है। अगर आप किसी भी एमएलए एमपी से अगर अकेले में बात कर ले जहां पेगासस नाम की कोई चीज ना हो, तो आपको आराम से पता चल जाएगा दरअसल किस हद तक बेचैनी है। लेकिन मुझे एक चीज को लेकर थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि राकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, राकेश सिन्हा जी हमारे मित्र हैं, वो हिंदू पुनर्जागरण की बात तो मोहन भागवत करते हैं और वो राकेश सिन्हा भी करते हैं, भारत पुनर्जागरण की बात क्यों नहीं करते? हिंदू पुनर्जागरण की बात करते हैं तो भारत पुनर्जागरण की बात करिए ना। भारत तो वैदिक काल का शब्द है, हिंदू तो बहुत बाद का शब्द है। और जब आप हिंदू पुनर्जागरण की बात करते हैं तो वह अपने आप में एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। भारत पुनर्जागरण अपने आप एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, उसमें सबको साथ चलने की बात है। तो एक तरफ आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे और दूसरी तरफ सबको साथ लेकर चलने की बात तो अभी दूर की कौड़ी है। क्या बीजेपी और संघ अब साथ चलने लगे? बीच में तो रास्ते जुदा दिख रहे थे। अब मुझे लगता है एक सेकंड आशुतोष, अबे कर रहे हैं विश्लेषण। मेरा मानना यह है कि सीधा मसला स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने और स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर पाने के बीच में है। अगर 2024 में इनको स्पष्ट बहुमत नरेंद्र मोदी को प्राप्त कर हो जाता तो अभी मोहन भागवत की बात पे हम लोग ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। मोहन भागवत जी अपने नागपुर में बैठे होते, स्वयंसेवकों को उपदेश वगैरह दे रहे होते, अपने संगठनों को चला रहे होते और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का 10 मिनट में अध्यक्ष तय कर देते। संघ की कब क्या रणनीति होगी ये कोई नहीं बता सकता। संघ अपने पत्ते अपने देखिए ये सब ऐसे जो हाफ सीक्रेटिव और पूरी तरह सीक्रेटिव जो गोपनीय संगठन टाइप किस्म होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक माइथोलॉजी बनाई जाती है जो खुले संगठनों के इर्द गिर्द नहीं बन सकती, वो संघ के इर्द गिर्द बनाई गई है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि सारा मसला यह है कि नरेंद्र मोदी बहुमत खो बैठे, इसलिए संघ ने मौका पाया, मौका ताड़ा और सत्ता में हस्तक्षेप किया। कमान किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है या संघ के हाथ में है इस रिश्ते की? ये झगड़ा है ना, किसके हाथ ये झगड़ा है? अभी ये झगड़ा है। प्रश्न ये है, मोदी ने ये डरा रखा है
कि अगर मुझे हटाया गया तो सरकार चली जाएगी। और संघ किसी कीमत पर सरकार को जाने नहीं देना चाहता। बस जाने तो ये सत्ता का खेल है क्या? सत्ता का खेल। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र, जैसे विजय भाई ने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी एक अपवाद हैं। अगर नरेंद्र मोदी का विकल्प मोहन भागवत के पास होता तो अभी तक इनको हटा दिया जाता। क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो नहीं चाहते किसी और बंदे को बैठाएं और सत्ता भी चली जाए, कुछ भी ना मिले, ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम वाली हालत में इधर के रहे ना उधर के रहे। ये नहीं करना चाहते। हाँ। आप संघ के किसी भी व्यक्ति से निजी बातचीत कीजिए। मैंने कम से कम 10 लोगों से की है बातचीत पिछले लंबे अरसे में। सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को संघ में पसंद नहीं किया जाता, लेकिन वो एक मजबूरी है, वो देश का काम कर रहे हैं इसलिए हम उनको रखे हुए हैं। मतलब इस प्रकार की बात कही जाती है उनके बारे में। नरेंद्र मोदी को कोई नहीं संघ के अंदर पसंद करता, लेकिन दिक्कत की बात ये है उनके पास यहाँ तो अब जैसा मोदी चलाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, वैसे ही बयान देते दिखाई दे रहे हैं सरसंघ चालक। देखिए, परिस्थितियां बहुत सी बदलती रहती हैं। किसी को अंदाज नहीं था कि ट्रंप इतना बड़ा टैरिफ लगा देंगे, पूरी सरकारी संकट में फंस जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था संकट में फंस जाएगी। ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री को क्यों कोई डिस्टर्ब करेगा? तो उसके बाद उसके हिसाब से परिस्थितियां तो ये ढील दी गई है क्या अभी पर? वो तलखी अभी वो मुकम्मल अंजाम तक ये रिश्ता कहां पहुंचेगा और क्या वो शक्ल अख्तियार करेगा, उसका इंतजार करेगा। मेरा कहना है कि 4-5 महीने में अगर बिल्कुल परिस्थिति बदलती है तो फिर से आपको वो जो घर्षण है, मतलब जो है वो फिर से दिखाई देने लगेगा। नहीं तो ये 4-5 महीने में तो बिहार के चुनाव हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के चुनाव में ही अगर विपक्ष बिहार चुनाव से पहले हो जाएगा कि नहीं? बिहार के चुनाव में ही अगर विपक्ष जम के जीत जाए, मैं नहीं कह रहा हूं जीतेगा, अगर जम के जीत जाए तो परिस्थिति बदल जाएगी, दूसरी तरीके से सोचा जाने लगेगा। नरेंद्र मोदी की क्षमताओं में फिर से सवालिया निशान बहुत बड़ा लटकने लगेगा। नहीं, बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष चुना जाएगा। अब ये तो कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, बहुत मुश्किल है कहना। तो वही हम यहाँ पतंगबाजी, बहुत सिर पर खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, हम पतंगबाजी करते नहीं है, पर कयासों का बाजार इतना गर्म है, हर रोज नया नाम आ जाता है। आजकल शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आने लगा है। लेकिन क्या ये रिश्ता फिर से दोस्ताना वाला बनता दिखाई दे रहा है और कौन किसकी शरण में जा रहा है, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।